best way to handle the exception, we are having three choice to handle the exception: throw, throws and try catch. What is the best way to handle the exception? Try catch. Try catch is the best way to handle the exception. Okay, because of in try catch we are having another option to give an alternative way, but in throw and throws with the help of throws we are giving to information only compiler. हम throws की हेल्प से कंपाइलर को सिर्फ यह बता रहे हैं कि हाँ मुझे भी मालूम है यार ये वाली एक्सेप्शन आने वाली है, पर हैंडल नहीं कर रहे हम। बट थ्रोज की हेल्प से क्या कर रहे हैं, सॉरी थ्रो की हेल्प से क्या कर रहे हैं, थ्रो की हेल्प से क्या कर रहे हैं, नहीं थ्रोज की हेल्प से थ्रो कस्टमाइज एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं इंटरनल जाके मेथड के। ठीक है, अब करते हैं। इट इज recommended to handle exceptions। ये हाईली रिकमेंडेड है कि भैया एक्सेप्शंस को हैंडल करना। ठीक है, चलिएगा चलिए हम अगर जो भी कोड लिख रहे हैं जहां पर भी ऐसा लगे कि यार यहाँ इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, रिस्की कोड। उस लाइन को कहेंगे क्या हम, रिस्की कोड। ठीक, हमें रिस्की कोड क्या हुआ, एक ही है यहाँ पर, बस कहें तो वही दे दें। हमें रिस्की कोड क्या करना होता है, पुट करना होता है। वी हैव टू प्लेस रिस्की कोड कहाँ, इनसाइड ट्राई ब्लॉक। ठीक है, हमें रिस्की कोड कहाँ डालना होता है, ट्राई ब्लॉक में। एंड द और दूसरे वाला जो हमारा समझ लीजिएगा हैंडलिंग कोड या उससे संबंधित कॉरस्पॉन्डिंग हैंडलिंग, मतलब उससे संबंधित हैंडलिंग कोड, वो कहाँ रखा जाएगा, कैच ब्लॉक में। ट्राई और कैच, वैसे होता तो इसका पूरा फॉर्मेट ट्राई कैच फाइनली है, पर अभी मैं आपको ट्राई कैच बता रहा हूँ, फाइनली भी आराम से बताऊंगा। पहले इसका रोल समझ लो। रिस्की कोड कहाँ रखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक में। कॉरस्पॉन्डिंग हैंडलिंग कोड कहाँ रखा जाएगा, कैच ब्लॉक में। यहाँ तक किसी को कोई इशू, चलिएगा इसका सैंपल लिख देते हैं। ट्राई, और यहां होगा आपका रिस्की कोड जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है, और कैच, अरे यार ट्राई का टी कैपिटल नहीं होता, कैच में आएगा आपका, देखो कैच पैरामीटराइज है, ट्राई पैरामीटराइज नहीं है। किसी भी तरह की एक्सेप्शन डालते हैं हम उसके अंदर, और ये सारा हो गया क्या आपका, हैंडलिंग कोड। तो ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड, कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, किसी भी तरह का। चलिएगा इक्लिप्स पे आ जाते हैं। सैंपल बना रखी थी, सैंपल 1 बना देते हैं अलग से, या इसके अंदर अगर कुछ नहीं कर रखा था तो इसी में करते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने कुछ किया ना हो। मेन मेथड पे काम करते हैं, बाकी सारों को ऐसे रख देते हैं। ठीक, मेन मेथड पे काम करते हैं, और इनको कमेंट मार दे रहा हूँ कि ताकि आपको लगे कि भाई लीजिएगा, ये देखिएगा मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, यहाँ वही जैसे पहले कभी कराया था, स्टेटमेंट 1। ठीक, दूसरे में लिख दे रहा हूं, कुछ भी डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे तो आपको मालूम है ना कोई एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन। ठीक, ये करा, और यहां डाल देते हैं स्टेटमेंट 3। मतलब 3 तरह की स्टेटमेंट है हमारे पास।
दिख रहा है आपको? अगर मैं इस तरह से इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो सीधी सी बात है, आपका क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अच्छा, ये लिखी हुई लाइन जब भी आ जाए तो समझना किसने करा होगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने किया होगा। ये वाली लाइन सिर्फ वही लिख सकता है, हम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, टाइप करके प्रिंट में लिख दोगे तो लिख सकते हो, लेकिन ये कलर वगैरह और ये सब, हालांकि प्रोग्रामिंग में ये कलर भी आप कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट वही करता है इस चीज को, ठीक है? क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो ये एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन और रेड कलर कर दो, हो गया उसके जैसा दिखने वाला, ठीक। पर ये लिखा किसने होगा? कोई मुझे प्रोसेस समझाएगा क्या क्या हुआ होगा? कोई है क्लास में, पूरी क्लास में, कि ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा? कोई समझाएगा? रोहित और बस चलिएगा, आप बताइएगा राहुल। सबसे पहले एक्सेप्शन आई होगी मेथड में। हाँ, तो वो मेथड का जॉब है कि वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। क्या करा होगा उसने? और उसमें नाम, डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड, उसका लोकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद वो जेवीएम को हैंडल कर देगा। वो ये बात नहीं समझ में आ रही थी सबको क्या? कितनी बार बता दी ये तो। ये वाला कोड जो है वहां डाल देते हैं अब आपके, इतना कोड आपके आ गया, ये ठीक। कहाँ गए नोट्स? ये रहे, ये आपके नोट्स आ गए। इंसर्ट करो एक टेबल और ये लीजिएगा, यहां हमने डाल दिया विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो क्या आ गया होगा? ये वाला कोड आ गया होगा। ऐसे ही तो आया होगा जी, विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम करेंगे तो ये वाला कोड लिखा होगा हमने, गेटिंग और नॉट। और ये वाला अगर करें हम, अच्छा एक चीज और, विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट रहा होगा, अपीयरेंस शो कंसोल, ये रहा होगा आउटपुट। इसको भी वहां पर डाल देते हैं, कंसोल पे आउटपुट आपका क्या रहा होगा, ये, ठीक है। और ये किसके द्वारा रहा होगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के द्वारा। वेरी गुड। चलो अब लेकिन जब हम कर रहे हैं इसको विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग कोड, तब देखिएगा क्या रहेगा। यहाँ इसको रिस्की कोड को, ये आपको मालूम है रिस्की कोड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे पता चला मुझे? उसी कंसोल को देख के पता चला, लाइन नंबर है ना, नहीं देखो दिखा आपको, देखो कंसोल पे ही लाइन नंबर वगैरह सब लिखी होती है। क्या लिखा है? ये गए हम सैंपल 10, लेकिन ये तो यहाँ दिखा रहा है। ओके ओके ओके, समझ गया, हमने कुछ डिलीट कर दिया ना, उस वजह से वो लाइन ऊपर हो गई। ठीक ठीक ठीक, वही मैं क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिएगा अब विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग कोड, विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग कोड करें इसी चीज को। चलिएगा, ये हो गया, रिस्की कोड है ये वाला। हाँ जी बोलिए, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, रिस्की कोड कहाँ होगा? ट्राई ब्लॉक में। रिस्की कोड रहेगा आपका ट्राई ब्लॉक में। ये लीजिए, ये आपका ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर आपका आ गया रिस्की कोड, और इसके अगेंस्ट हैंडलिंग कोड कहाँ रहेगा? कैश ब्लॉक में। अभी हम सिर्फ वो कराना चाहते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, हैंडलिंग में सिर्फ इतना ही करा रहे हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इससे कंप्लीट हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग, इसको क्या कहेंगे हम, ये वाले कोड को हैंडलिंग कोड। अब हम एग्जीक्यूट करें, अगर हम एग्जीक्यूट करें अब, तो आप देखिएगा क्या आया, स्टेटमेंट 1 भी चली और आपका हैंडलिंग कोड में जो आप लिखवाना चाह रहे थे वो भी लिख गया, और स्टेटमेंट 3 भी लिख गई, ठीक है। अगर आप चाहते हो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखना तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करो, और अगर आप चाहते हो अपना कस्टमाइज मैसेज देना, अपना कस्टमाइज मैसेज दे दो, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हैंडलिंग कोड में क्या होता है, स्मूथ टर्मिनेशन। कौन सा टर्मिनेशन?
स्मूथ टर्मिनेशन, वहाँ आपका जो है नॉर्मल टर्मिनेशन होता है और स्मूथ एग्जीक्यूशन होता है। गेटिंग और नॉट? चलिएगा, ये विदाउट नहीं भाई, विद। ठीक है, और किस तरह से आ जाएगा आपको? सीधा सीधा सा दिख जाएगा भैया मेरा टर्मिनेशन कैसा हुआ है, नॉर्मल हुआ है, एग्जीक्यूशन स्मूथ हुआ है, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट हुई है मेरी, लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट हुई है। तो इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कस्टमाइज तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच किस तरह से करा और किस तरह से इसका ये नोट्स बनाया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिए आगे बढ़े। बस बहुत है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक कोड है आपका विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, और दूसरा कोड है आपका विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड के साथ करते हो तो आउटपुट कैसा रहेगा? हाँ वही, लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है। और लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, इसको भी लिख लो, नॉर्मल टर्मिनेशन और एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, यही लिख देते हैं इसी को। क्या अलग अलग लाइन बढ़ाएं? आएगा नहीं क्या यहाँ? आना तो जी। हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। और वो वाला कौन सा टर्मिनेशन आ गया आपका? नॉर्मल टर्मिनेशन। बस ये दो अंतर समझ के रखना अपना, कब एबनॉर्मल हो रहा है कब नॉर्मल हो रहा है, ये दोनों अंतर समझ के रखना। कब स्मूथ एग्जीक्यूशन हुआ और कब आपका अनवांटेड अनवांटेड और एक और क्या कहा था? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हुआ है। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड आपका बिहेवियर हुआ है, लेकिन लास्ट में सेकंड वाले एग्जांपल में आपका क्या हुआ है? स्मूथ बिहेवियर हुआ है। ठीक है, किसी को कोई इशू? हाँ, जो कोड लिख रहे हैं एक्सेप्शन अगर उसको हैंडल मेन मेथड में नहीं किए हैं, हाँ हाँ, सपोज दो मेथड है, हाँ हाँ, M1 और M2, हाँ हाँ, M2 में एक्सेप्शन आई और हाँ, हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया, उसको M1 में कर देते। हाँ हाँ, तो क्या करेंगे? हैंडल किस तरीके से कर रहे हो ये बताओ। ट्राई कैच इज द बेस्ट वे टू हैंडल द एक्सेप्शन, आपका वहीं ठीक कर देगा काम। लेकिन अगर विद द हेल्प ऑफ थ्रोज कर रहे हो, देन ये तो उस दिन भी बताया था ना जब लिखवा रहा था, विद द हेल्प ऑफ थ्रोज कर रहे हो, देन मेन मेथड को भी वही सेम एक्सेप्शन थ्रोज करनी पड़ेगी। सर ये डायरेक्ट नहीं एक्सेप्शन हैंडलर को देता होता है, मतलब उसको डिफॉल्ट हैंडलर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ गया ना। अगर ट्राई कैच से कर रहे हैं, अगर जैसे मेथड 2 में एक्सेप्शन आ रही है, हमने हैंडल नहीं किया होगा, हाँ नहीं किया है, अगर ये मामले चेक करेगा, हैंडल नहीं है तो ऊपर वाले में जाके चेक करेगा। वो तब जब थ्रोज कर रखा है हमने, सिर्फ इंफॉर्मेशन की मतलब इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट वी आर अवेयर विद दैट एक्सेप्शन, वो तब। सर तो मैंने एक बार किया था, उसको M1 में जाके हैंडल कर दिया, हम्म, M2 को ट्राई करके डाल दिया, हम्म, तो और M2 को मैंने हैंडल नहीं किया, अच्छा, तो जाकर बेसिक आउटपुट दिया, मतलब वो जाके चेक किया था। जैसे कि बताइएगा। दो मेथड बनाई है M1 और M2, ये लीजिएगा, एक M1 मेथड M1 बना हुआ है, M2 भी बना हुआ ही है। M2 में एक वो एक्सेप्शन डाल दिया M2 में एक एक्सेप्शन डाल दी, 10 डिवाइडेड बाय 0 डाल दी, और उसको M1 M2 लाइन नंबर 17 को ट्राई कैच में डाल दिया। लाइन नंबर 17 को ट्राई कैच में डाल दूं, ओके, और इसको हटा दूं ना, ठीक है। अब सर अभी वो रन हो जाएगा, कॉल तो हमने किया ही नहीं मेन मेथड में कुछ भी। क्या करूं मेन मेथड में, किसको कॉल करूं? यहाँ पे हमने मेथड 1 को कॉल कर लिया। हाँ, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूं सर कि लाइन मेथड 2 में एक्सेप्शन आया हुआ है, तो वो डायरेक्ट मतलब एक्सेप्शन हैंडलर को नहीं, तो डिफॉल्ट हैंडलर को नहीं देगा। नहीं, क्योंकि हैंडलिंग कोड आ गया ना। मैंने क्या रूल बताया डिफॉल्ट एक्सेप्शन, सॉरी जेवीएम का, जिस भी जगह एक्सेप्शन आएगी, जिस भी मेथड में प्रतीक एक्सेप्शन आएगी, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, जिस भी मेथड में एक्सेप्शन आएगी
वो जाके मेथड से उसका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ले लेगा जिसके अंदर 3 बातें लिखी होंगी, क्या वही तीनों बातें जो भी हैं। वो जेवीएम वापस आता है, देखता है कि हैंडलिंग कोड लिखा है या नहीं लिखा। हैंडलिंग कोड लिखा है तो ऑब्जेक्ट उसी को सौंप देगा, काम खत्म। M2 कहाँ है बताइएगा? यहाँ M2 में नहीं लिखा हुआ, ठीक। कॉलर मेथड के पास जाएगा तो ये चेनिंग तो आपकी चलती जाएगी ना, क्योंकि ये देखिएगा ये जो आ रहा है आपका, देखिएगा फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बाकी कोड को वो कमेंट मार रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिएगा, बहुत देर लगाएगा क्या? ओके ओके, कैच में डिवाइडेड बाय ये डाल देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0, क्या चाह रहे हैं आप? सर मेरा डाउट ये था जैसे कि जैसे आप बताए थे कि वो डायरेक्ट अगर आके चेक करेगा मेथड 2 को, तो अगर वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ नहीं है तो डायरेक्ट कोड टर्मिनेट कर देगा। नहीं, ऐसे थोड़ी करेगा। 2 केस हैं, एक तो थ्रोज की हेल्प से कराना होगा। जब थ्रोज की हेल्प से करा रहे हो और थ्रोज आपने यहाँ पर करा दिया एक्सेप्शन को, और कॉलर मेथड वो वाली एक्सेप्शन थ्रोज नहीं करा रहा, तो मैंडेटरी है कॉलर मेथड को भी वो थ्रोज करानी है। कॉलर मेथड को भी पता होना चाहिए कि दैट वी आर अवेयर विद दैट एक्सेप्शन, और उसका भी कोई कॉलर होगा, उसको भी वो थ्रोज करानी है। लेकिन जो बेस्ट वे से अगर आप कर रहे हो, ट्राई कैच से अगर आप कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच अगर कर रहे हो, तो आपके कोड ने अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करी तो वो देखेगा कहीं ना कहीं इस मेथड का कोई कॉलर तो नहीं है, तो कॉलर में चेक करेगा क्या कि इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। अगर कॉलर के पास भी नहीं है तो उस कॉलर का भी कोई कॉलर होगा, तो वहां जाके चेक करेगा इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। जहां भी मिल जाए, जिस भी कॉलर के पास मिल जाए, वो ऑब्जेक्ट उसको सौंप देगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को उस हैंडलिंग कोड को दे देना, ठीक। अगर कहीं भी नहीं मिला, इस चेन में कहीं भी नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, निराश होकर वापस उसको दे देगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, दैट्स ऑल। और जब कभी भी कोड के पास, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आता है, तब उस केस में नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होता। उस केस में, इस केस में आपको नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, क्यों, हैंडलिंग कोड मिल गया। परंतु अगर कहीं भी ये ट्राई कैच हमने इस्तेमाल नहीं किया होता, तब क्या होता, चाहे भले ही आपने 2 3 4 5 कॉलर्स बना रखे थे, वो सब जगह देख के आता, लेकिन कहीं भी नहीं मिल पाता, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। ये चेन चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, तो फिर काम तो तब भी वही करेगा कि कहाँ एक्सेप्शन आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बन के 3 बातें आएंगी, वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर लाएगा, सॉरी जेवीएम लाएगा, चेक करेगा कि हैंडलिंग कोड है या नहीं है, तो भैया उसी को सौंप देगा, नहीं है तो कंसोल पे वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। सभी केस में, चाहे मेन भी क्यों ना हो, सभी केस में वो यही काम करने वाला है। सर मतलब चेक में, हाँ हाँ, हर एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी, चेक्ड में एक प्रोग्रामर के लिए चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करना मैंडेटरी। हाँ, अनचेक्ड है तो मेरे भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो या मत करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकते, अनचेक्ड एक्सेप्शन भी हैंडल की जा सकती है, पर ये जरूरी नहीं कि हम करें ही करें, ठीक है। लेकिन उस एक एक्सेप्शन के लिए सौंप दिया गया है, वो वाली हैंडल करना तो भाई मैंडेटरी है, कंपाइलर उसके आगे जाने ही नहीं देगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए। चेक एक्सेप्शन को कंसोल पे प्रिंट कर देगा, वो रन कर दो जबरदस्ती, आप बना के उसका ऑब्जेक्ट डाल देगा वहां पर। करें, आगे बढ़े, मत लिखो हैंडलिंग कोड, कुछ भी वो कर देगा। यहां तक था, ये भी हटा देते हैं। मैं वैसे काम आ सकते हैं, अभी मेथड 1 मेथड 2 भी रखे रहने दें इनको भी। ये दोनों मैंने बनाई दिया, इसकी कोड और ये वाला कोड। अब कुछ कंट्रोल फ्लो की बात कर लेते हैं, कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच, क्योंकि अब जब ट्राई कैच चल ही रहा है तो अच्छे से करो। ठीक है, अब आपके लिए कोड लिख के दे रहा हूं, उस कोड को ध्यान से आपने समझना है। यहीं लिख दे रहा हूं,
यहाँ एरर आ जाएगी। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे तब तो नहीं आएगी ना। एक कॉपी तो कर ही लो। ये आपका मेन मेथड आ गया। ये स्टेटमेंट 1 करा रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। ध्यान से इसको समझना। अगर ट्राई कैच समझ में आ गया तो इसमें मेरे कई सवालों के आप जवाब दे पाओगे, अन्यथा फिर से समझाऊंगा भैया, और क्या है। ठीक, यहाँ आ गया आपका कैच, और कैच में भी कोई एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। अंकित तैयार रहना, आपसे भी पूछूंगा डायरेक्ट, किसी का भी नाम आ सकता है भैया। ये पीस ऑफ कोड है, फॉर्मेट कर देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा देखने में सही सा लगे, ठीक, और ले जाके वहां पे रख देते हैं। ये ऐसे थोड़ी स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं। ये आपका कोड है, ठीक है भाई। हाँ, कंट्रोल फ्लो, अच्छा वहां चला गया, थोड़ा छोटा कर देंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको क्लियरली? हाँ जी, सबको दिख रहा है क्लियरली? अब मैं कुछ सवालात पूछने वाला हूँ, उन सवालों के जवाब आपने देने हैं। कोड अच्छे से समझ लो भाई, बढ़िया से। बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे, चलिएगा। मेरा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन आउटपुट क्या आएगा? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा भाई, ऐसे नहीं। आउटपुट बताएंगे हमें जितेंद्र। स्टेटमेंट 1 प्रॉपर बोलना, 2 3, एक मिनट में लिख देता हूं, 1 2 3 एंड 5। अंकित ये सही कह रहे हैं? बैठ जाओ जितेंद्र, ये सही कह रहे हैं? ज्यादा टाइम मत लो, देखो यार, अगर आता है तो आगे हाँ या ना जवाब दो, नहीं तो आगे किसी को पढ़ा दो। सही कह रहे हैं? 4 वाली क्यों नहीं करी इनने? हाँ वही, 4 वाली करी क्यों नहीं? 4 वाली लाइन कभी प्रिंट नहीं होनी चाहिए थी। जो स्टेटमेंट 4 लिखा है वो कभी प्रिंट नहीं होना चाहिए था। वो कब प्रिंट होता? वेरी गुड, जब कभी एक्सेप्शन आती। एक्सेप्शन आई नहीं, हम साफ साफ कहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए तो 4th वाली प्रिंट ही नहीं हुई। 4th वाली के पास वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। यस सुजल, अगला क्वेश्चन आपके लिए है नंबर, अब यार इधर क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ हो गया, नंबर 2। नंबर 2 में अगर मैं कह दूं सुजल, इफ एन exception raised at statement 2, एक मिनट बस, हेलो, यस यस, तो इसमें तो आप कह दोगे ये तो सभी की चल जाएगी ये तो, लेकिन कुछ ऐसे भी केस डालूंगा जहां कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तभी तो आपको क्लियर होगा चीजें। ये वाला हटा दे रहा हूं। सूजल कह रहे होंगे यार मेरे बारे में तो ऐसे पूछ लिया। हाँ, अब कोई नहीं कह सकता क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या एक्सेप्शन का काम ही खत्म कर दिया। ई लिख दिया, कोई सी भी एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है। अब बताइएगा, अगर एक्सेप्शन रेज हुई है स्टेटमेंट नंबर 2 में, कहां पर? स्टेटमेंट नंबर 2 में, और कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक भी मैच कर गया, तो आउटपुट क्या आएगा सुजल? स्टेटमेंट 4 क्या हुआ यार? अब
यार ये तो खराब लगता है।